हाँ जी, नमस्कार। चलिए, कैसे हैं सब लोग? चलिए, सभी साथी अच्छे होंगे हमारे। तो चलिए, कल हम बात कर रहे थे किसकी? खिलजी वंश की, है ना। हम बात कर रहे हैं इसमें खिलजी वंश और जो गुलाम वंश के शासक होते हैं उनकी हमने बात की थी, है ना। क्योंकि एक क्वेश्चन नॉर्मली से हमारा बन जाता है कि गुलाम वंश के कुल शासक कितने हुए, कुल शासकों की संख्या तो 11 होती है और खिलजी वंश में वस्तुतः 5 शासक होते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा शासनकाल खिलजियों का होता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कल हमने गुलाम वंश के जितने भी शासक होते हैं 11 के 11 की बात की थी हमने, उनसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी बात हमने की थी। और पूरा इनका हर एक शासक के बारे में हमने पीछे पढ़ रखा है। तो जो नए साथी होंगे पीछे की क्लास उनके लिए देखना जरूरी होगा, तभी से उनको आगे की चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो खिलजी वंश की बात कर रहे थे हम। शासनकाल इनका कितना होता है? 1290 से लेकर के 1900 लिख दिया, तो 1900 में नहीं जाना है, कितना जाना है? 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी का इनका शासनकाल होता है, मात्र 30 साल का। सॉरी, दिख रहा है सब चीज़ें जी। एक बात कर रहे हैं हम किसकी? खिलजी वंश की, है ना। शासनकाल अगर आपसे पूछा जाता है तो 1290 से लेकर के कितना? 1320 ईस्वी तक, है ना। इसमें ज़्यादा चीज़ें केवल पूछा जाने वाला हमारा यही क्वेश्चन है कि इनका शासनकाल कुल कितने वर्षों का होता है। और इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि सबसे कम शासनकाल इन्हीं का ही होता है। और काफ़ी चीज़ें खिलजी वंश से हमारी इंपॉर्टेंट हैं और हर एक शासक की बात हमने कर ली है। संस्थापक कौन होता है खिलजी वंश का? संस्थापक की बात हमने कल की थी, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी संस्थापक होता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे बूढ़ा शासक होता है ये। दिल्ली सल्तनत में सबसे बूढ़ा शासक, सबसे अधिक उम्र में सुल्तान बनने वाला शासक कौन होता है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि किसकी हत्या करके या सिंहासन पर बैठा या खिलजी वंश की नींव डाली, तो शमशुद्दीन क्यूमर्स और उसके पिताजी कैकूबाद, जिसको लकवा हो जाता है, हमने बात की थी किलुखरी महल में, है ना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं उन सब की बात हमने की थी, है ना। जो विजय अभियान इसने किए, झाइन का युद्ध महत्वपूर्ण है इसमें, याद रखिएगा। 1291 ईस्वी में, कब? 1291 ईस्वी में झाइन का युद्ध इसके मध्य और हमीर देवकी जी के मध्य होता है, उसमें इसकी हार होती है ना। जहाँ पे उसने एक कथन कहा था, सभी को याद होगा, कि मैं से एक दुर्ग की कीमत मुसलमान के 100 दुर्गों की कीमत मुसलमान के एक सर के एक बाल से भी ज़्यादा समझता हूँ, है ना। काफ़ी शांतिप्रिय शासक था ये। तो इन सब चीज़ों की बात हमने कर ली थी और अलाउद्दीन खिलजी की भी बात हमने कर ली थी। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार सबकी बात कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले खिलजी वंश का शासक कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद शासन कौन बनता है? उसके बाद शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी, शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बनेगा? तो इसका पुत्र होता है उमर, शिहाबुद्दीन उमर, शिहाबुद्दीन उमर पुत्र होता है अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद शासक कौन बनता है? तो याद रखिएगा, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। ये खिलजी वंश के शासकों की संख्या 5 है टोटल। और उसके बाद एक शासक बनता है खुसरो खां, खुसरो खां या मलिक खुसरो खां इसको बोलते हैं। ये नीचे वाला दिख रहा है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, ये खुसरो खां नहीं दिख रहा है, तो मुबारक शाह खिलजी के बाद इधर ये याद रखिएगा, खुसरो खां। खुसरो खां शासक बनेगा, अंतिम शासक। और प्रथम शासक सामने लिखा हुआ है ना। चीज़ें थोड़ा इधर उधर हो गई हैं क्योंकि नई जगह है, तो सेटलमेंट करने में थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम लगेगा, लेकिन विचलित नहीं होना है हमें ना। खुसरो खां अंतिम शासक होता है। पहला शासक कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी, इनकी बात कर रहे थे हम। जलालुद्दीन खिलजी की पूरी बात हमने कर ली है। उसके विजय अभियान, उसका शासनकाल 1290 से लेकर के कितना होता है? 1290 से लेकर के 96 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की भी बात की थी हमने,
96 से इसका शुरू होता है, 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल जाता है। शिहाबुद्दीन उमर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं बनता है, 30-35 दिनों के लिए शासक बनता है। मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासक बनता है। और ये खुसरो खां 7-8 महीने के लिए शासक बनता है। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक इसको हत्या कर देता है। इसकी इन सब की बात आगे करने वाले हैं। तो 2 शासक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान होते हैं उनकी भी बात हमने कर ली थी, है ना। थोड़ा टाइम लग रहा है इधर उधर, तो रिवीजन हो रहा है ना सभी का। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे हम, किसकी बात कर रहे थे हम? अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे हम। और आज बात करने वाले हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की। इसके जितने भी अभियान हुए उन सब की बात हमने की। इसने जितने उत्तर पश्चिम में जो अभियान किए, उत्तर दक्षिण में जो अभियान किए, उन दक्षिण भारत में जो अभियान किए, और उत्तर पश्चिम भारत में जिसने जो अभियान किए उन सब की बात हमने की थी। याद रखिएगा दक्षिण भारत की जो हमने बात की थी, दक्षिण भारत की जितने इसके अभियान हैं वो इम्पोर्टेंट है हमारा। एक क्वेश्चन जरूर बनता है हमारा, दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण कहाँ पर किया था मलिक काफूर ने? क्योंकि दक्षिण भारत की इसके जितने भी अभियान, इसने 6 अभियान लगभग किए दक्षिण भारत में। और 6 की जो नियुक्ति कह सकते हैं, उनका जो प्रमुख था, है ना, जो उनका देख रेख उसने किया था, मलिक काफूर के संरक्षण में आक्रमण किए गए थे। 6 आक्रमण किए गए थे। और 6 का जो प्रमुख होता है मलिक काफूर के संरक्षण में किए जाते हैं। और पहला आक्रमण दक्षिण भारत में कहाँ पर किया था? तो देवगिर में पहला आक्रमण किया था 1307 या 8 ईस्वी के मध्य। इन सब की बात हमने कर ली है। क्योंकि जो नए साथी हैं थोड़ा सा रिवीजन करेंगे चीज़ों को, क्योंकि जो पहले की चीज़ें हैं अगर उनको रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर दिमाग से हमारे हटना शुरू हो जाएंगे, और ऐसा होने देना नहीं है। देवगिर के शासक कौन होते हैं? यादव वंश के शासक होते हैं रामचंद्र यादव। शासक कौन होते हैं? रामचंद्र यादव। आक्रमण करने का यहाँ पर कारण, इसकी बात हमने की थी। क्योंकि जब इधर हमने बात की थी कब, या इधर अपना पहला आक्रमण करता है गुजरात अभियान, जब ये करता है 1299 में। कब करता है? 1299 में जब ये गुजरात आक्रमण करता है। वहाँ के जो शासक रायगढ़ बघेल जी होते हैं और अपनी पुत्री देवल के साथ भागकर कहाँ पर शरण लेते हैं? देवगिरी में, रामचंद्र यादव जी के यहाँ। इसी कारण इसने आक्रमण किया था। और एक चीज़ और हमने बात की थी, कमला देवी, रायगढ़ बघेल की पत्नी होती है कमला देवी। इनकी पुत्री देवल देवी, है ना। देवल देवी के पिताजी कौन होते हैं? हमीर देव, है ना। इनके पिता कौन होते हैं? रायगढ़ बघेल इनके पिताजी होते हैं देवल देवी के। अब देवल देवी ने शरण कहाँ ले रखी है? रामचंद्र यादव जी के यहाँ। और देवल देवी की माता जी कौन होती है? कमला देवी। अब कमला देवी बंदी बनाकर नुसरत खां के द्वारा भेंट की जाती है, किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। और दोनों लोगों में प्रेम प्रसंग होकर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इनका जो पुत्र होता है खिज्र खां, उसकी भी हमने बात की थी। खिजराबाद चित्तौड़ किले का नाम रखा था इन्होंने, है ना। खिजराबाद वहाँ का भी नाम कर दिया था इसने। और अपने पुत्र के उस पर शासक, तो खैर इसका पुत्र ज़्यादा दिन नहीं कर पाता है वहाँ पर, है ना। उसके बाद ये समझ में आया देवगिरी आक्रमण, यही पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण कहाँ पर किया? तो देवगिरी में पहला आक्रमण किया अलाउद्दीन का जो सेनापति होता है मलिक काफूर ने। चलिए ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब बात करने वाले थे इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की, क्योंकि और इससे जरूर क्वेश्चन बनते हैं, तो इनकी बात हमें अच्छे से करनी होगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। तो चलिए डालिएगा अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण जो उसके तथ्य हैं उन सब की बात करने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग लगाइएगा अगली। खिलजी वंश की बात कर रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो हेडिंग लगाइएगा आज अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। जो साथी आज पहली बार ये क्लास देखेंगे उनके लिए चीज़ें हैं, ध्यान से समझेंगे। पहली चीज़ हम बात कर रहे हैं खिलजी वंश में किस शासक की बात कर रहे हैं, तो हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। और अलाउद्दीन खिलजी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके जो अन्य संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की बात कर चुके हैं हम। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के जो अभी तक सेनापति जो उपाधियाँ इसने धारण की, और इसने जितने आक्रमण किए, जितने अभियान किए, विजय अभियान, क्योंकि यह पूरे विश्व को जीतना चाहता था। और एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भी बनेगा कि इसने किसके कहने पर विश्व विजेता बनने का जो इसने सपना देखा था, जो एक प्रण ले रखा था कि विश्व विजेता बनने की तरह, सिकंदर की तरह, किसके कहने पर इसने उसको त्याग दिया? तो अलाइन उल मुल्क
कोतवाल होता है दिल्ली का, उसके कहने पर इसने इसका जो सपना होता है उसको त्याग कर कर द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी, विश्व का सुल्तान, ये सब उपाधियां धारण करता है। तो याद रखेगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे इसने पहली चीज़ या प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने राजनीति को धर्म से अलग किया। हमने क्या बताया, अभी तक क्या था कि धर्म के हिसाब से राजनीति की जाती थी कि हमारे धर्म में ये है, आप मुस्लिम हैं तो आप ही हमारे दरबार के जो जितने भी अधिकारी होंगे वो सब बनेंगे। तो ऐसा नहीं था, खिलजियों ने ये सब चीज़ें समाप्त कर रखी थी। और पहला ऐसा शासक होता है जिसने हिंदू जो लोग होते हैं उनको अपने सैन्य दरबार में, अपनी सेना में या अपने दरबार में शामिल किया। तो इसने राजनीति को धर्म से अलग किया। तो पहला पॉइंट लिखिएगा हमारा, राजनीति को एक मिनट रुकिएगा, राजनीति को धर्म से अलग करने वाला प्रथम शासक कौन होता है? करने वाला प्रथम शासक या प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। प्रथम ऐसा शासक जिसने राजनीति को धर्म से अलग किया, कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। कैसे भी घुमा के पूछा जाए, समझ में आ रही चीज़ें, अलाउद्दीन खिलजी होता है, अलाउद्दीन खिलजी। एक मिनट रुकेगा, जरा सा मार्कर चेंज कर लें। चलिए, पहला पॉइंट समझ में आ गया, राजनीति को धर्म से अलग किया। अगला काम इसने क्या किया, क्योंकि अभी तक जो था, अभी तक ये था कि जैसे आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, 1 बीघा का मतलब 20 बिस्वा आपके पास ज़मीन है, तो उसका 1/20वां भाग, या इसका कह सकते हैं जैसे 4 खेत हैं आपके, तो 4 में 3 खेतों में आपकी अनाज पैदा हो या ना हो, आपसे कर लिया जाएगा, है ना। आप निश्चित कर रखा था कि आपको इतना कर देना ही देना है, आपके खेतों में क्या पैदा होता है या नहीं होता है, आपका नुकसान होता है, फ़र्क नहीं पड़ता, इतना आपसे लिया जाना है तो है ना। इसमें आप कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो ऐसा नहीं था, आपके पास कितनी ज़मीन है ये सब चीज़ें इसने ख़त्म कर दिया। क्या किया इसने, ज़मीन को मापना कह सकते हैं ना, बिस्वा, जो बिस्वा शब्द जहाँ से आएगा उसका जो कह सकते हैं बिस्वे शब्द का उत्पन्न, जो अभी हम लोग कहते हैं ना आपके पास कितने बिस्वा खेती, 18 बिस्वा, 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है हमारे यहाँ, क्योंकि हम यूपी से हैं, यूपी के रायबरेली से, है ना। और बिस्वा शब्द का उत्पन्न भी यहीं से हुआ। इसने ज़मीन को मापना शुरू किया, और मापने की जो प्रथा थी उसको क्या कहा गया? मसाहत। ज़मीन मापने की या ज़मीन मापना शुरू किया, और उसको क्या कहा गया? मसाहत, है ना, मसाहत कहा गया। तो लिखिएगा अगला पॉइंट हमारा, ज़मीन मापने की, भूमि माप प्रारंभ की, भूमि माप लिखिएगा। प्रथम ऐसा सुल्तान जिसने भूमि की माप प्रारंभ की, भूमि की माप प्रारंभ की, और इस भूमि की माप को क्या कहा गया? तो मसाहत। क्या कहा गया इसे? मसाहत कहा गया। याद रखिएगा, भूमि की माप प्रारंभ करने वाला प्रथम शासक कौन होता है? अलाउद्दीन खिलजी। और इसको क्या कहा गया? मसाहत। मसाहत को हम क्या कहते हैं? भूमि की माप। लिख लीजिएगा, मसाहत बराबर भूमि की माप। चलिए, अगला पॉइंट हमारा इससे क्या बनेगा? देखिए, हम इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर रहे हैं। इसके नीचे दिखेगा या नहीं दिख रहा। चलिए, अगला पॉइंट होगा हमारा, अस्थाई सेना रखना इसने शुरू किया। अस्थाई सेना रखने का मतलब है इसने एक बहुत बड़ी विशाल सेना रखा। दशमलव पद्धति में इसने अपनी सेना को रखा। 4.75 लाख इसके सैनिक होते हैं। अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया। सेना को इसने नगद वेतन देना प्रारंभ किया। अभी तक क्या था, आप सेना में हमारी हैं, ठीक है, आपको कुछ भी होता है कोई मतलब नहीं हमसे, नगद वेतन नहीं दिया जाता था अभी तक। इसके पहले हमने गुलाम वंश की बात की है, वहाँ से पूरी तरीके से बदल गया है खिलजी वंश। आप वहाँ पर क्या था कि चीज़ें बहुत जो
कह सकते हैं एक तरीके से जो सैनिक वगैरह होते थे उनको पूरी तरीके से वेतन नहीं दिया जाता था उनका। आप युद्ध में मारे जाते हैं, आपको हर जाना नहीं दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है आपसे। तो इसने इन सब चीज़ों को अलग किया। हमने क्या कहा आपको कि इसने राजनीति को धर्म से अलग किया, पूरी तरीके से इसने शासन व्यवस्था को बदल दिया। और वहाँ पर क्या किया, इसने अपनी अस्थायी सेना रखना प्रारंभ किया, सेना का हुलिया रखना प्रारंभ कर दिया। हुलिया रखने का मतलब समझ सकते हैं आप, एक ड्रेस होगी जैसे हमारे देश की सेना है ना, उसी तरह इसने सेना रखना प्रारंभ कर दिया। अभी तक क्या था भाई, वहाँ पर युद्ध में चलना है, आ जाओ तुम भी आ जाओ भाई, उसको पकड़ लाओ, इसको पकड़ लाओ, ज़बरदस्ती लेके चल दो युद्ध में, ऐसा नहीं था। इसने क्या किया, सेना का हुलिया रखना प्रारंभ किया, सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया और स्थायी सेना रखी अपने पास कि इतने सैनिक हैं मेरे पास हैं, 4.75 लाख, इसके पास लगभग 5 लाख की सेना होती है। उसके बाद अगला काम इसने क्या किया, इसने घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की। घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ करने का मतलब क्या होता था कि अभी तक ये था कि क्योंकि इसके पास अच्छी नस्ल के घोड़े थे, अरबी प्रकार के घोड़े थे, काफ़ी अच्छे अच्छे घोड़े थे इसके पास और काफ़ी ज़्यादा इसकी घोड़ों की सेना थी। तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अब मान लीजिए किसी सैनिक को इसने घोड़ा दे रखा है, क्योंकि इतने सारे घोड़ा कोई ना कोई उसकी सेवा पानी करेगा ज़रूर। अगर अच्छी नस्ल का घोड़ा होगा, है ना, अच्छी नस्ल की चीज़ होगी तो क्या करेंगे, जैसे अच्छी चीज़ होगी तो लोग क्या करेंगे, सेम खराब वाली रख देंगे, अच्छी वाली उठा लेंगे, है ना। तो ये सिस्टम था। तो इसने क्या किया, एक अपना जो भी कह सकते हैं, ये घोड़े की नाल के आकार का एक चिन्ह या निशान कह सकते हैं, घोड़ों के शरीर पर प्रारंभ रख दिया, अपना एक अलग निशान बना दिया। तो इसे कहते हैं घोड़े दागने की प्रथा इसने प्रारंभ की, अपने घोड़ों का लुक दिया, है ना, उनका हुलिया रखा। तो ये था इसका दूसरा काम। तीसरा काम यदि आपसे पूछा जाता है तो जैसे कि एक घोड़ा जो जैसे मान लीजिए एक घोड़ा जो सैनिक रखता था, एक घोड़ा रखने वाला सैनिक एक अस्पा कहलाता था, और 2 घोड़ा रखने वाला सैनिक क्या कहलाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए जो सैनिक हमारा एक घोड़ा रखेगा एक अस्पा कहलाएगा, है ना। पूछा जाएगा कि एक अस्पा किससे कहते हैं, है ना। एक अस्पा कहने का मतलब है हमारा एक अस्पा, मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा ये किसे कहते हैं, तो जो सैनिक एक घोड़ा रखता था। यदि आपसे पूछा जाएगा द्वि अस्पा किसको बोलते हैं, तो जो सैनिक हमारा 2 से अधिक घोड़े रखता था उसे हम क्या बोलते थे, द्विअस्पा। क्योंकि भाई जो कोई जिस तरीके से रखेगा उसी तरीके से उसको वेतन दिया जाएगा, है ना। हमने कहा यहाँ पर नगद वेतन देना प्रारंभ हो गया। अगली चीज़ें क्या किया इसने बाजार नियंत्रक प्रणाली शुरू की। इसमें 4 तरीके के बाजार इसने स्थापित किए। बाजार क्यों इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली इसका शुरू करने का क्या कारण था, क्योंकि हमने क्या बताया आपको, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके पास सैनिक थे, ज़्यादा अधिक मात्रा में सैनिक थे। उसके बाद इसने इतने सारे अभियान कर रखे थे। मदुरै आक्रमण, मदुरै जरूर याद रखिएगा आप, 1313 ईस्वी के मध्य वहाँ पर क्या होता है, वीर पांडे और सुंदर पांडे निमंत्रण देता है अलाउद्दीन खिलजी को, आप आके यहाँ पर आक्रमण करिए, क्योंकि दोनों भाइयों में मतभेद होता रहता है सुल्तान बनने के उसमें। और उसके बाद वहीं पर मदुरै में सबसे ज़्यादा धन प्राप्त होता है। कहा जाता है वहाँ पर आक्रमण होने के बाद दिल्ली सल्तनत में एक तरीके से सोने की नदियाँ बह गई थी, इतना ज़्यादा सोना पर वहाँ पर वो हुआ। तो जब ज़्यादा पैसा होगा तो चीज़ें ज़्यादा महंगी होंगी, है ना। क्योंकि अब मान लीजिए अभी सिस्टम क्या है ना, जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती जाती हैं, जैसे जैसे हमारी तनख्वाह महंगी होती जाती हैं, उसी तरह ये था। अब मान लीजिए इतनी लंबी सेना है, इतना ज़्यादा धन प्राप्त हुआ, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो छोटी लोग हैं उनका निर्वाह कैसे हुआ था, तो बर्नी जी का एक यहाँ पर शानदार कथन आता है। बर्नी कहते हैं, ये जो बर्नी के अनुसार ये सब सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। अभी आगे हम बात करेंगे बर्नी की भी, तो अभी धैर्य रखिएगा, है ना। जो चीज़ें आपको जो संचय रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपको उसको आंसर जरूर मिल जाएगा, है ना। कोशिश हमारी यही रहेगी। तो बर्नी के अनुसार कहते हैं कि इतनी बड़ी सेना का निर्वाह कम खर्चे में रखने के लिए एक सुल्तान ने निर्वाह की वस्तुओं का जो मूल्य है उसको एक समान कर दिया। बर्नी क्या कहते हैं कि एक बड़ी विशाल सेना के निर्वाह के लिए सुल्तान ने वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसको स्थायी कर दिया। यही होता है इसका बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसके तहत इसने 4 प्रकार के बाजार स्थापित किए। गल्ला ए मंडी, सराय ए अदल, गल्ला ए मंडी जहाँ पर अनाज वगैरह मिलता था, सराय ए अदल कपड़ा का बाजार होता है, यमुना के तट पर इसने स्थापित किया था। अगला तीसरा इसका जो बाजार होता है घोड़े व मवेशियों या दासों का बाजार होता है।
और 4 प्रकार के बाजार हो गए, 3 की बातें हमने कर ली, और चौथा होता है इसका सामान्य बाजार, है ना। चौथा कौन सा बाजार होता है? सामान्य बाजार होता है। 4 प्रकार के बाजार इसने स्थापित किए। बाजार से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और पहला जो बाजार अध्यक्ष होता है सारे बाजार नियंत्रण प्रणाली, जन नियंत्रण प्रणाली का अध्यक्ष जो होगा उसे हम सहना बोलते हैं। और पहला सहना था या पहला अध्यक्ष मलिक मकबूल होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इतनी सारी चीज़ों की हमने बात कर ली है। अन्य आगे जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी आगे बात करने वाले हैं। इससे पहले कि चीज़ें ज़्यादा हों नोट कर लेते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई। राजनीति को धर्म से अलग करने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी होता है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाता है ऐसा सुल्तान जिसने भूमि माप प्रारंभ किया, तो वह सुल्तान भी कौन सा होता है? अलाउद्दीन खिलजी। भूमि माप कर लेने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कहलाएगा ना। तो इन सारी चीज़ों की बात, चलिए अब जल्दी जल्दी से नोट करते हैं चीज़ों को, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। चलिए 1 मिनट से। चलिए अगला पॉइंट होगा हमारा अस्थाई सेना रखना प्रारंभ की। अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया। यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, चीज़ों को ज़्यादा नहीं लिखेंगे। हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी को, तो यह ऐसा प्रथम सुल्तान है, हेडिंग लगा लीजिएगा आप चाहे, प्रथम ऐसा सुल्तान जिसने, अब प्रथम ऐसा सुल्तान होगा जिसने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया। ठीक है, इसी से अगली लिखिएगा। अस्थाई सेना का मतलब लगभग 5 लाख की सेना, लगभग 5 लाख की सेना थी। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 4.75 लाख, 4,75,000 की सेना होती है। और इसमें एक और लिख लीजिएगा, घुड़सवार को जो वेतन मिलता था, जो घुड़सवार सैनिक थे उनको 234 टंका वार्षिक मिलेगा। घुड़सवार सैनिकों को कितना? 234 टंका वार्षिक होगा, ये वार्षिक वेतन होगा इनका 234 टंका। और अगला लिखेगा जो पैदल सैनिक होंगे, पैदल सैनिकों को कितना मिलेगा? कोई बताएगा साथी हमारा? चलिए, तो आपको बताने के लिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमने पीछे छोड़ रखी हैं, तो उनका जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि हमें पता है लोगों को यही लगता है, अब जो भी लगाओ। तो 78 टंका किसको देता है? पैदल जो सैनिक होते हैं उनको 78 टंका दिया जाता है। 234 टंका वार्षिक, ये वार्षिक वेतन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका निकाल लीजिएगा जो भी 1 महीने का दिया जाए। अच्छा सुल्तान था भाई, है ना, इतनी बड़ी सेना रखना है तो सैनिकों के लिए कुछ तो करना होगा, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी तक इसके पहले भी काफ़ी सारे सुल्तान हुए हैं, है ना, 11 शासक हुए हैं गुलाम वंश में, और उन सब की हमने बात की है। लेकिन वहाँ से एकदम एक तरीके से पूरा परिवर्तन हो जाता है खिलजी वंश में ना। सबसे कम शासनकाल होता है, लेकिन सबसे यादगार, सबसे धाकड़ शासक कौन करते हैं? खिलजी करते हैं। और 30 साल का इनका शासनकाल होता है ना। चलिए अगला लिखिएगा, एक घोड़ा जो सैनिक रखेगा उसको क्या बोलते हैं हम? एक अस्पा। और 2 घोड़े रखने वाला सैनिक 2 अस्पा। तो लिखिएगा एक घोड़ा रखने वाला सैनिक, एक घोड़ा रखने वाला सैनिक क्या कहलाएगा? एक अस्पा। और 2 घोड़े रखने वाला सैनिक 2 घोड़े रखने वाला सैनिक, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा होगा जी, दिख रहा है। 2 घोड़े रखने वाला सैनिक क्या कहलाएगा? 2 अस्पा, है ना। इसे पूछा जा सकता है हमारा एक अस्पा किसको बोलेंगे, 2 अस्पा किसको बोलेंगे, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है भाई, है ना। एक अस्पा किसे बोलेंगे हम? जो सैनिक एक घोड़ा हमारा रखेगा, एक घोड़ा रखने वाला सैनिक एक अस्पा, और जो सैनिक 2 अस्पा कहलाएगा, ठीक है, 2 अस्पा, ठीक है। इतना जल्दी से नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। नहीं ख़त्म हो जाए फिर ये जगह। चलो बस बंद कर दे, एक चीज़ बता दे बस, ख़त्म ना। है ना। तो यहाँ तक चीज़ें होंगी। अब यहीं पर क्लास को समाप्त करेंगे। जो चीज़ें हमने बता दी हैं उनका
जो नोट्स वगैरह कल बनाएंगे। तो आज यहीं पर क्लास समाप्त करेंगे। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। जो भी आपका संचय रहता है हमारे बड़े भाई या बहन का, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका संचय दूर कर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं। कल से एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर इसी तरह अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे अपनी नई क्लास के साथ। तब तक सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डेली अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए। चलिए फिर क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।